हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीआती क्लासेज में। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। स्टडी करते रहिए और अपना जो रूटीन है उसको बनाए रखिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फ्रेंड्स को बताते रहिए जो भी स्टडी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी कर रहे हैं। यह चैनल आपके पता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे क्लासेज चलती है। ठीक है, आज की जो क्लास अपनी वो है फ़िज़िक्स के ऊपर, और फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी आज की। गुरुत्वीय त्वरण एक पॉइंट अपना फ़िज़िक्स में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन किया ही जाता है। काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को मैं पहले लेके आया हूँ और अलग से लेके आया हूँ। ऐसे ही हम गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ेंगे और उसके साथ में प्लान वेव को भी पढ़ लेंगे। आज हम केवल गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, जिसकी कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहली बात, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको जी से डिनोट किया जाता है। यानी अगर आपको कहीं भी जी दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि वो गुरुत्वीय त्वरण को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके लिए ये यूज हुआ है। बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसकी जो छोटी सी परिभाषा जो भी शॉर्ट में हो सकती थी वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में का एक क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र को हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्र रूप से मतलब हुआ कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अलग से कार्य नहीं कर रहा, वो खुद स्वतंत्र है कहीं किसी भी और मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वह अपनी स्वतंत्र रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई गिरती हुई वस्तु है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है तो उसमें स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके ऊपर एक त्वरण कार्य करता है, उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण के बारे में पता ही है आपको, पहले भी अपनी क्लास में इसके बारे में बात हो चुकी है और उसका मात्रक मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण से, कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि यह कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ठीक है, बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो वो मैं ऊपर बता चुका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है और पिछली बार राजस्थान पुलिस में ये पूछा भी गया था। राजस्थान पुलिस 2017-18 में ये क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो हो सकता है कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो वो तो सभी को पता होता है, सब याद भी करके जाते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन कई बार हट के क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो अगर यहाँ से कोई हटकर क्वेश्चन बन रहा है तो वो है कि मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो जो मंगल ग्रह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ से ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता, तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए द्रव्यमान। यह वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, यह उसके ऊपर यह डिपेंड नहीं करता कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू उससे इफेक्टेड नहीं रहेगी। मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है 15 kg या फिर उसका एक का है 50 kg, एक का 15 kg और दूसरी का 50 kg, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा वाली का गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा और कम वाली का कम होगा। या फिर किसी वस्तु, एक तो पृथ्वी पे है, दूसरी चंद्रमा या मंगल ग्रह पे है, तो फिर वहाँ पे जाने पर इसका मान चेंज हो जाए नहीं, मतलब द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। इस लाइन से सीधा सा मतलब निकलता है कि जो
भारहीनता है उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण इफेक्टेड होता है, उसके ऊपर भारहीनता का प्रभाव पड़ता है। तो जब कृत्रिम उपग्रह पर हम जाएंगे तो वहाँ पर भारहीनता की स्थिति होती है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो अपना अंतरिक्ष होता है उसमें जहाँ काफ़ी सारे कृत्रिम उपग्रह हमने छोड़ रखे हैं, वहाँ पे स्थापित कर रखे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि भारहीनता की स्थिति होती है, तो उस कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान वहाँ पे शून्य हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम उपग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0, 9.8, 3.7 बोथ बी एंड सी, तो आपको वहाँ पे ए करना है 0। ठीक है, बात करते हैं कि ऊंचाई या गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं या फिर गहराई पर जाते हैं, यानी पृथ्वी तल से जहां हम खड़े हैं या फिर और कोई भी आप सरफेस ले सकते हो, उस स्थान से आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और अगर आप जहां पे खड़े हो और वहां से नीचे जा रहे हो तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। यानी कि दोनों ही स्थितियों, ऊंचाई में जाने पर और गहराई में जाने पर, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊंचाई में जाने पर बढ़ रहा है और गहराई में जाने पे घट रहा है, या फिर गहराई में जाने पर बढ़ रहा है तो ऊंचाई में जाने पर घट रहा है। नहीं, जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो दोनों ही परिस्थितियों में, या चाहे आप ऊंचाई की तरफ जाओ या फिर गहराई की तरफ जाओ, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक गुरुत्वीय त्वरण आपको आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ी और नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड जो नेक्स्ट बात है वो मैंने यहाँ पे नोट में डाली हुई है, 3 पॉइंट बना रखे हैं और तीनों पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कहाँ पे सर्वाधिक होगा, कहाँ पे न्यूनतम होगा और कहाँ पर शून्य होगा, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे नोट नंबर 1 में। ठीक है, जो नोट में मैंने पहला पॉइंट डाल रखा है गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कहाँ पर तो ज़्यादा होगा, कहाँ पे न्यूनतम और कहाँ पे शून्य होगा। तो जो सर्वाधिक होगा वो ध्रुवों पर होगा। कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे। ठीक है, यानी जो अपने साउथ पोल और जो अपना नॉर्थ पोल है, अगर वहाँ पे हम जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। यानी बढ़ेगा मतलब जो हम अगर पूर्व दिशा से, अगर पूर्व से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, यानी कि हम अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उस परिस्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है, और ध्रुवों पे पहुंचने पर जो अपना मैक्सिमम पॉइंट माना गया है वहां पे जाते ही जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो सर्वाधिक हो जाती है। जो न्यूनतम वैल्यू बताई गई है तो वो होती है भूमध्य या विषुवत रेखा पर। जो भूमध्य या विषुवत रेखा है, अगर हम उस पर खड़े हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू है वो मिनिमम रहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू शून्य कहाँ पर रहती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो शून्य होती है सूर्य के केंद्र पर। जो अपने सौरमंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य, अगर हम उसके केंद्र पर इस गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे शून्य होती है। तो 3 स्थिति बताई मैंने कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा ध्रुवों पर, न्यूनतम होगा भूमध्य या विषुवत रेखा पे, और शून्य होगा सूर्य के केंद्र पर। अगर हम सूर्य के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना करते हैं तो वहाँ पे इसका मान शून्य रहता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, या फिर अगर हम सूर्य के केंद्र की तरफ जाएंगे तो फिर अपना वो न्यूनतम होता होता शून्य की तरफ चला जाएगा। और जो अगर पूछा जाए कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि होने पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, अगर उसमें वृद्धि हो गई, अगर वो पहले 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के इस रफ्तार से अगर घूर्णन कर रही है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की या फिर सेकंड के हिसाब से, अगर वो मतलब उसके जो पहले अगर 2 की वैल्यू से करी तो अगर वो 3 की वैल्यू से करने लग जाए, यानी उसमें वृद्धि हो जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। यानी कि सीधा सीधा सा मतलब यह है इस लाइन का कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि या कमी होती है। ठीक है,
पृथ्वी की घूर्णन गति गुरुत्वीय त्वरण के मान को इफेक्ट करती है, उसमें कमी या वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अगर वो जिस गति से घूम रही है उससे कम गति से घूमने लगेगी, वो स्लो मोशन करेगी, तो फिर गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होगी। और अगर वो स्पीड से मोशन करने लगेगी तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। ठीक है, जो चंद्रमा है एकमात्र जीवाश्म उपग्रह या फिर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो वो चंद्रमा ही है। और चंद्रमा पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण के मान की बात करते हैं तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 गुनी रह जाती है। अगर वहाँ पृथ्वी की बात करें, अगर इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 12 है, तो फिर ये उसका 1/6 गुना यानी कि केवल 2 ही रहेगा चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 गुना ही रह पाता है। एग्ज़ाम में आपसे सीधा क्वेश्चन किया जा सकता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी का 1/6 गुना, या फिर पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी रह जाती है, 1/6 गुनी रह जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको गुरुत्वीय त्वरण की क्लास बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्ज़ाम्स की मतलब क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे डाले हैं पॉइंट वाइज, तो आप इसको याद कीजिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक बार इसको अपने नोट्स में नोट डाउन ज़रूर करें। यहाँ से जो भी अच्छी बातें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें एक भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं डाला है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, फ्रेंड्स को बताते रहिए, स्टडी करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, और वॉच टाइम भी थोड़ा कम है तो आप वीडियो पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, टॉपिक तो पूरा पढ़ना पड़ता है, ये नहीं है कि पहली स्लाइड देख ली और उसी में अपना काम हो गया, क्योंकि एक ही स्लाइड में पूरे क्वेश्चन डालना मुमकिन नहीं हो पाता है, असंभव रहता है। तो ऐसा कोई संभव उपाय नहीं है कि केवल एक ही स्लाइड चले और उसी में आपको सब कुछ बता दिया जाए। थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंटेंट वही है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अच्छे से अच्छा कंटेंट है वही यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।